हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो होते हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीके करंट से रिलेटेड। दोस्तों, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिले और मैंने जिनको न्यूज़पेपर में से रीड किया, ठीक है, तो फ्रेंड्स 2-3 सोर्सेज से मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनाती हूँ, तो आप इनको काइंडली देखा कीजिए। आप यकीन मानिए, ये सच में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस चार्जर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल नेम्ड AC001? बताइए फ्रेंड्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। ऑप्शन ए में है DRDO, बी में है इसरो, सी में है आपकी ARAI और डी में है CSIR। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए पिक किया क्योंकि आपको पता है कि अब इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आपको ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो आपके जो हाईवे मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला था कि हम वेरियस कंट्रीज़ या वेरियस कंपनीज़ के साथ जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो हम साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ नॉर्म्स भी उन्होंने तय किए हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपकी बहुत सारी कंपनीज भी इस्टेब्लिश होने वाली है नई नई। तो बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है। तो दोस्तों, ये है आपकी दैट इज ARAI। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है आपकी द ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। दैट इज द ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको जो मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चरिंग बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग किसने की है, तो वो की है आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। और दोस्तों, थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला इंस्टीट्यूट जो था वो आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में, और ये जो है आपका पुणे में है। और जनरली ये जो इंस्टीट्यूट है वो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ के बारे में जान गए होंगे। और आपको पता है कि अभी जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर जो भी हमारी चीज़ें लगती हैं वो हम जनरली इंपोर्ट करते हैं, बट जब ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी तो आप यकीन मानिए कि हमारे व्हीकल की जो कॉस्ट होगी वो भी कम रहेगी, और हमारा जो जिसके आपको पता है कि हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है इंडिया, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वाली चीज़। तो आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए इसकी इमेज भी लगा के रखी है। देखो, यहाँ पर लिखा है द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। As per FSSAI, to what value industrially produced trans fat should be limited? ठीक है, बताइए फ्रेंड्स, 10%, 5%, 2% या 1%? कि कितनी वैल्यू को जो है ट्रांस फैट की उन्होंने लिमिट कर दिया है आपकी FSSAI ने। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये आपकी फूड रेगुलेटरी ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपके जितने भी खाने के रिलेटेड आपके जो आइटम्स होती हैं उसके लिए कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये सेट करती है। तो बताइए क्या कितनी सेट की है इन्होंने लिमिट ट्रांस फैट की। तो दोस्तों, याद रखिए, ये लिमिट जो है वो है 2%। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसकी लिमिट जो है वो 2% है, और उन्होंने बोला है कि हम जल्दी ही अपनी कंट्री को जो है वो ट्रांस फैट फ्री बना देंगे, इतना लक्ष्य रखा है 2022 तक। तो देखते हैं आने वाले टाइम में हमें 0% ट्रांस फैट के चीज़ों में देखने को मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों आप इस चीज़ को। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन? तो बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज किया है जिसने क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ए ऑप्शन में है UNFCCC, बी में है यूनिसेफ, सी में है नीति आयोग और डी में है WMO। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है WMO, दैट इज वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ये वाली रिपोर्ट होती है इसमें इन्होंने इस बार इस चीज़ पे स्ट्रेस आउट किया हुआ है कि हमें जो है वो ऐसा
इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा क्लाइमेट जो है वो कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली उसमें चेंज देखने को आपको मिल रहा है। सब कुछ जो है वो ऐसा लगता है शिफ्ट होता जा रहा है, कोई भी चीज़ जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता जताई है और उन्होंने बोला जो भी हमने इसके रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं वो हमारे को क्या करने पड़ेंगे, जल्दी से जल्दी ही हमें अचीव करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम क्या करेंगे, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है वो आपको पता है बढ़ रही है डे बाय डे, तो उन्होंने बोला है कि हम उसको 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली चीज़ें जो है वो उन्होंने इसमें रखी गई हैं। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, जनरली इसका हेडक्वार्टर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज रिसेंटली कम आउट विद ईजिंग द रूल फॉर स्टोरेज ऑफ विच हजार्डस केमिकल। ए में देके रखा है सोडियम क्लोराइड, बी में देके रखा है निट्रिक एसिड, सी में देके रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, डी में देके रखा है अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बाइड। तो दोस्तों बताइए कि आपको ईज का मतलब होता है थोड़ा बहुत इजीनेस कर देना, ठीक है। यहीं से आपको ऐसा समझ लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत आपको राहत मिली है रूल्स में। अगर आपने स्टोरेज करनी है किन हजार्डस केमिकल की, तो वो उन केमिकल्स के आपको नाम बताने हैं कि किनको थोड़ी सी आपको रूल्स में थोड़ी सी छूट दी गई है। तो मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं, तो बताइए कौन सा है। दोस्तों ये वाला जो है आपका वो है आपका एमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसने इस चीज़ को क्या कर दिया है, ईज कर दिया है कि चलो हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, जो आपका इजी ये जो आपके हजार्डस केमिकल हो गए अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बाइड, इसमें हम थोड़ा सा कर लेंगे, ताकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए इन केमिकल्स का यूज़ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनके ऊपर इतने ज़्यादा आप रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देंगे तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि कुछ स्टैंडर्ड तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, पर चलो हम कुछ रूल्स में आपको थोड़ी सी इजीनेस देते हैं, ठीक है, छूट देते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया। बताइए कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर 25, सितंबर 26, सितंबर 27 एंड सितंबर 28। तो बताइए दोस्तों कि आपका जो है वो अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। चलो दोस्तों हम इसका आंसर देखेंगे। ये है आपका सितंबर 25 को आपका अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, और ये आपका दिवस मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ठीक है। तो दोस्तों अंत्योदय का मतलब होता है कि आपने अपलिफ्टमेंट करनी पूरेस्ट पीपल की, ठीक है। तो उसी के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और जो आपके दीनदयाल उपाध्याय जी हैं ये आपके बिलोंग करते थे भारतीय जनसंघ पार्टी से, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, और इसको ऑफिशियली हम 2015 से ही मना रहे हैं। तो ये वाली चीज़ भी आपने ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर इनकी इमेज भी आपके लिए मेंशन कर दी है ताकि आप भूलें ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है। ए में है उत्तराखंड, बी में है सिक्किम, सी में है असम, डी में है हिमाचल प्रदेश। तो मुझे लगता है कि 90% हिमाचलियों को इसका आंसर आता होगा, क्योंकि अमर उजाला में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि ये कहाँ पर आपके इंस्टॉल किया गया है रिसेंटली। तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। देखो यहाँ पर मैं आपके लिए इमेज भी इसकी मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्कूटी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो खड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर पिक में दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो है आपका वो आपका लाहौल स्पीति का जो काजा विलेज है वहाँ पर इसको क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। आपको पता है हिली एरिया में आपका जितना कम पोल्यूशन हो उतनी ही अच्छी बात होती है। आपने पीछे देखा होगा कि आपका जो मॉनसून सीजन आया उसमें भी कितना डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो है बोला कि चलो क्यों ना हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है ये वाला इनिशिएटिव लें और हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। तो दोस्तों आप भूलिएगा मत, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Apple's co-creator Dash has launched a new space startup called Privateer Space। ए में है जेफ बेजोस, बी में है एलन मस्क, सी में है आपका स्टीव वॉजनिक, और डी में है नन ऑफ दिस। तो बताइए फ्रेंड्स कौन है वो एप्पल्स के को क्रिएटर जिन्होंने अभी लॉन्च किया है न्यू स्पेस स्टार्टअप कॉल्ड प्राइवेटियर स्पेस।
ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये है आपके स्टीव वॉज़निक जी, और यहाँ पे देखिए इनकी कितनी अच्छी सी पिक्चर मैंने आपको लगा रखी है ताकि आप भूलें ना। दोस्तों आपको पता है कि इनकी ये वाली जो नई कंपनी है, ठीक है, ये आपकी टक्कर देने वाली है एलन मस्क के, आपके स्पेस एक्स हो गया है, जेफ बेजोस ने भी आपको पता है कि अभी शुरुआत की है। तो इन सारी कंपनीज को एज अ कॉम्पिटिटर अभी टक्कर देगी आने वाले टाइम में, आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गॉर्डन ब्राउन has been appointed as WHO ambassador for global health financing. He belongs to which of the following country? कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान। बताइए दोस्तों। और ये आपको पता है कि जो भी आपके WHO हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, WTO हो गया, इनसे रिलेटेड आपको इस क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो अभी अपॉइंटमेंट हुई है तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है यूके। दोस्तों ये जो है आपके, ये जनरली यूके के फॉर्मर आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस बात को नहीं भूलना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये हैं आपके यूके के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोट द बुक द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया? किसने लिखी है ये वाली बुक? ए ऑप्शन में है विजय गोखले, बी में है रमजीत सिंह सोधी, सी में है संजय अरोरा, डी में है नन ऑफ दिस। तो बताइए ये वाली बुक जो है वो किसने लिखी है? द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद। दोस्तों ये वाली बुक जो है आपकी वो लिखी है विजय गोखले जी ने, ठीक है। ये देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इनकी यहाँ पर इमेज में भी मेंशन कर देती हूँ। देखो यार, इन्होंने इस बुक में लिखा है कि जो स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स एंड जो टूल्स चाइना यूज करता है, ठीक है, फॉर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के लिए, उसके बारे में इन्होंने सारा कुछ इस बुक में लिख दिया है। तो अगर आपने चाइना के साथ निपटना है तो थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ बुक टाइटल द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन, ऑथर्ड बाय। तो बताइए ये बुक किसने लिखी है? विद्या सेठी ने, निरुपमा राव ने, विद्या देवी ने, या नन ऑफ दिस? बताइए किसने लिखी है ये बुक? दोस्तों ये वाली बुक जो लिखी है वो लिखी है निरुपमा रॉय जी ने। और यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इनकी बुक का आपका फ्रंट कवर पेज जो है वो भी लगा दिया है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ठीक है। तो उन्होंने भी इंडिया और चाइना के बीच में जो भी आपका क्लैशेज हुए हैं और जो भी बातें हुई हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में इस बुक में मेंशन किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, लेजेंडरी नंदू नाटेकर वाज द फर्स्ट टू विन द इंटरनेशनल टाइटल इन 1956, हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? कौन सी फील्ड से ये रिलेटेड थे दोस्तों? ए में है टेबल टेनिस, बी में है बैडमिंटन, सी में है हॉकी, डी में है चेस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, और ये बिलोंग करते हैं आपके बैडमिंटन से। यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी लगा के रखी है, बहुत उम्दा खिलाड़ी रहे हैं आपके बैडमिंटन के, ठीक है। तो याद रखिएगा इनकी कौन सी फील्ड है, बैडमिंटन, और नाम क्या है? नंदू नाटेकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट एंड ऑथर पासिस अवे रिसेंटली? कौन भी आपके जो आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रही हैं और ऑथर रही हैं जिनकी अभी मृत्यु हुई है? ए में है कमला वासिन, बी में है रेखा बासरा, सी में है ममता गुप्ता, डी में है नन ऑफ दिस। तो बताइए दोस्तों। दोस्तों ये है आपकी कमला वासिन, और यहाँ पर मैंने इमेज में लगा दिया है। दोस्तों ये अपने हेल्थ के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। इनको कैंसर था, लंबे टाइम से ये इस बीमारी से जूझ रही थी, तो फाइनली इनकी जो है वो मृत्यु हो गई है। तो आप याद रखना, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये रही हैं और ऑथर भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Narendra Modi has addressed the dash session of the United Nations General Assembly in New York. बताइए फ्रेंड्स, कौन से सेशन में उन्होंने एड्रेस किया है? 76, 75th सेशन, 74th सेशन या 72 सेशन? कौन सा था? 72वां, 74वां, 75वां या 76वां? तो दोस्तों ये था आपका 76th सेशन, जहां पर उन्होंने एड्रेस किया है। आपको पता है मोदी जी आजकल यूएसए में हैं, गए हुए हैं, वहाँ पर बातचीत हो रही है आपकी जो बाइडन से। बोलते हैं कि बहुत गर्म जोशी के साथ उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की,
और कुछ भी बातें शेयर हुई एक दूसरे के साथ। और जनरली जो नरेंद्र मोदी जी ने बात की है वो है आपके मुद्दे कोविड-19 के ऊपर। उन्होंने बोला है कि हम साथ मिलके जो है वो इसका जो करेंगे, सामना करेंगे। टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बोला है, और उन्होंने बोला है कि हमें अफ़गानिस्तान के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? और बोला कि हम यूनाइटेड नेशन को क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, जैसे ही कोई ना कोई मतलब मीटिंग्स करके या कैसे डायलॉग्स करके, ताकि जो है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन फिर कितने ज़्यादा नेशन उसके साथ यूनाइटेड हुए हैं, जो भी फैसला होता है वो कहीं न कहीं किसी कंट्री को तो मानना ही होता है। तो ये बहुत अच्छा बात भी है कि चलो देशों का ग्रुप जो है वो इकट्ठे मिलके किसी न किसी मुद्दे पर बात करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है? तो याद रखना 76। और यहाँ पर मोदी जी की मैंने फोटो भी आपके लिए लगा के रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विन्स द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सी में है आपके कार्लोस सैंज, और डी में है नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन से हैं दोस्तों? ये आपके लेविस हैमिल्टन जी हैं, जिन्होंने क्या किया है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है जिसको जीता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपके लिए लगा के रखी है, तो आप भूलिएगा मत। ये हैं आपके लेविस हैमिल्टन, मर्सिडीज को ये चलाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन से ये हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ सितंबर? 26 सितंबर, 27 सितंबर, 25 सितंबर, 24 सितंबर। कौन से डे को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे? तो दोस्तों ये आपका बनाया जाता है 27 सितंबर को, और देखिए यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा के रखी है, ठीक है? तो इसमें जो आपका वर्ल्ड टूरिज्म का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है वो आपकी मैड्रिड स्पेन में, ठीक है? ये फाउंड हुई थी आपकी 1 नवंबर 1974 में, ठीक है? तो और इसके हेड जो है वो है ज़ुराब पोलो जी। तो याद रखिएगा ज़ुराब पोलो जी इसके हेड है, और ये कब बनी थी आपकी? 1974 में बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस मिनिस्ट्री प्लेसेस ऑर्डर फॉर डैश अर्जुन MK-A1 टैंक्स। कितने भी टैंक्स का उन्होंने ऑर्डर दिया है? 118, 117, 116, 119। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इसका आंसर है 118। 118 अर्जुन टैंक्स का जो है वो अभी उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, और इसकी कीमत जो है वो है 7,553 करोड़ रुपए, ठीक है? तो जनरली ये वाला जो सारा का सारा काम है ये आपकी इंडिया की ही कंपनी जो है वो देखेगी। तो इससे जो है वो हमारे मेक इन इंडिया को भी जो आपका चला है, आपको पता है मेक इन इंडिया कब से लॉन्च कर रखा है, तो उसको भी बूस्टअप मिलेगा। और और जब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी आगे जो है इसकी तरफ को उसको भी गति देंगे, अगर हम जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए ऑर्डर जो है वो अपनी कंट्री की जो भी आपकी कंपनीज होती है उनको देंगे, तो ठीक है? तो ये आत्मनिर्भरता की तरफ जो है वो एक कदम आगे बढ़े हम, अगर हमने ऐसा किया है तो, ठीक है? और सच में किया है। तो याद रखिएगा 118 है, और पैसे कितने लगे हैं इसमें? 7,553 करोड़ रुपए का ये टोटल ऑर्डर है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों आप इमेज भी देख सकते हैं। Question 17. Who among the following edited and published the newspaper Indian Mirror in 1861? किसने भाई एडिट एंड पब्लिश किया है आपका इंडियन मिरर 1861 में? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए फ्रेंड्स, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पेपर में आपसे कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका वो है मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है? तो क्या किया है इन्होंने, इनको पब्लिश किया है द इंडियन मिरर को, और एडिट भी किया है 1861 में। इन्होंने ये वाला जो आपका इंडियन मिरर न्यूज़पेपर था इसकी शुरुआत की थी, और आपको कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आप याद रखना, घोष और टैगोर जो थे उन्होंने कलकत्ता से इसकी शुरुआत की थी। 18 क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। कौन थी दोस्तों? राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, सरोजनी नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पेपर में देखने को मिलता है क्वेश्चन।
तो दोस्तों ये थी आपकी सरोजनी नायडू जी, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। ये दूसरी महिला रही हैं आपकी एनी बेसेंट के बाद, और ये फर्स्ट वुमेन रही हैं जो आपकी क्या बनी है जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही है, ठीक है। ये फर्स्ट गवर्नर रही हैं आपकी इंडियन स्टेट की। जो भी आपको पता है उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंसेस होती थी आगरा एंड औंध की, तो वहां पर वो क्या रही हैं आपकी फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी रही हैं। तो इनका नाम आप ना भूलिएगा, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड ऑफ मैनकाइंड? ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और मैं एक बात बोलूँ, इस क्वेश्चन को 90% स्टूडेंट जो है वो गलत करके आएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे टिक करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, क्योंकि इसमें कास्ट भी है, रिलीजन भी है। तो ज़्यादा फोकस जो होता है वो फिर कास्ट पे ही होता है, रिलीजन रिलीजन को छोड़ के फिर वो बी आर अम्बेडकर को टिक लगाएंगे। पर दोस्तों इसका आंसर जो है श्री नारायण गुरु जी हैं। याद रखना, उन्होंने प्रीच किया था आपका कि एक रिलीजन है, एक ही कास्ट है और एक ही गॉड है हमारे मैनकाइंड, ठीक है। तो याद रखना श्री नारायण गुरु। इसका आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है। चलते हैं अपने 20th क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन होम रूल लीग लीग की बात हो रही है 1916, कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट? जोसेफ बपिस्ता, एनी बेसेंट, एनसी केलकर और बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए दोस्तों। दोस्तों ये थे आपके जोसेफ बपित्सा जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका इंडियन होम रूल लीग था जो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था, वो हुआ था अप्रैल 1916 में। और जो आपको पता है एनी बेसेंट जी ने भी शुरू किया था, उन्होंने किया था सितंबर 1916 में, ठीक है। तो जो ये आपके जोसेफ बपित्सा रहे हैं, इनको जो था वो प्रेसिडेंट बनाया गया था अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक के टाइम पर ही इनको क्या बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया था इंडियन होम रूल लीग का। तो इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द सरकारिया कमीशन ऑन इंटर स्टेट रिलेशन? ठीक है, कौन सी डेट को? 1980, 1983, 1987, 1992। बताइए दोस्तों, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, सरकारी कमीशन के ऊपर बहुत पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों ये 1983 में जो है वो बनाया गया था आपका सरकारिया कमीशन। और यहाँ पर जो ये कमीशन था, इसमें इसका मेन मोटो यही था कि जो एग्जामिन करना रिलेशनशिप बैलेंस, एक तो सबसे पहले कि रिलेशनशिप कैसा है आपके इसमें बीच में, स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं कि सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर के पास है और स्टेट के पास नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि आपको एक बार स्टेट आपके हाथ में आ गई तो आप अपनी मर्जी से मनमाना कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कमीशन के दौरान ऐसा बोला गया था कि पावर का जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ये बताया गया था। और आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि कुछ अगर आपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को लेके कुछ पॉइंट्स भी इसमें रखे गए थे इस कमीशन के अंदर, ठीक है। इस कमीशन का नाम सरकारिया कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो हेड थे वो आपके रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम था जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया। तो तभी से ही इसका नाम जो था वो आपका क्या बना था, सरकारिया कमीशन बना था, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें 1983 को ये बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अकाउंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑडिटेड बाय कैग? आपको पता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किसके अकाउंट्स जो है उनको ऑडिट नहीं करती है? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में है म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस, बी में है स्टेट गवर्नमेंट्स, सी में है गवर्नमेंट कंपनीज और डी में है सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कि आपकी कैग जो है वो वॉच डॉग है आपकी किसकी, जो भी आपकी सरकार खर्चा करती है उसकी। इसको ये ऑडिट करती है, एक एक रुपए का हिसाब रखती है। तो बताइए दोस्तों, ये है इसका आंसर होगा म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन। ये इसको ऑडिट नहीं करती है। कैग जो होती है वो आपका ऑडिट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी जितनी भी चीजें आ रही हैं उसको, ठीक है, एक्सेप्ट किसको? म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के। गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट यही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑडिट यही करती है, ठीक है। तो याद रखना कि जो ऑडिट होता है लोकल बॉडी का
दैट इज नॉट डन बाय कैग, और उसमें कौन सी आती है आपके लोकल बॉडीज में, म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन आते हैं एज पर द ऑप्शन जो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रिजर्व्स द राइट टू इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताइए भाई दोस्तों, किसके पास राइट है अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या करना है, इनिशिएट करना है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट जो है आपके पास वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को है। जैसे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है वो आपके लोकसभा में भी शुरू हो सकती है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है, दोनों हाउसेज में कहीं पर भी शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं कि भाई पहले राज्यसभा का अप्रूवल लेना है फिर लोकसभा में आना है, नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन, बाय विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली वॉज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी? बताइए वो कौन सी अमेंडमेंट थी भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जहां पर दिल्ली को डेजिग्नेट किया गया एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी? ए में है 63rd अमेंडमेंट एक्ट, बी में है 69th अमेंडमेंट एक्ट, सी में है 74 और डी में है 76th अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ठीक है, उसके तहत जो था वो हमारा दिल्ली जो थी वो डेजिग्नेट हुई थी एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस सेशन से कुछ सीखा हो और ये आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।